हेलो एवरीवन। इसके पहले हमने फर्स्ट ईयर क्लास में होम साइंस सब्जेक्ट में गृह स्वच्छता होम क्लीननेस के बारे में पढ़ा था। उसमें गृह स्वच्छता से क्या तात्पर्य है, गृह स्वच्छता के प्रमुख प्रकारों और गृह स्वच्छता में प्रयुक्त होने वाले आधुनिक व घरेलू यंत्रों के बारे में जाना था। अब अगला चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं वह है गृह की संवातन व्यवस्था। जो हमारे घर में वायु का आदान प्रदान होता है, वायु कहाँ से आती है, किस प्रकार से आती है, वायु का शुद्धिकरण कैसे होता है, इन्हीं सभी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमको जानना पड़ेगा वायुमंडल क्या है या वायु क्या है। तो वायुमंडल तो आप जान ही रहे हैं, ये बहुत पुराना है और ये बहुत प्राचीन कालों से चला आ रहा है। और यह जो है क्या है, ये पूरे पृथ्वी को घेरे हुए है और पूरे पृथ्वी को घेरे हुए हैं। तो इस प्रकार सीधा सीधा कह सकते हैं वायुमंडल। इस प्रकार वायुमंडल से तात्पर्य गैसों का एक ऐसा मिश्रण जो पृथ्वी की सतह से लगभग 1000 मील की ऊंचाई पर पृथ्वी को घेरे हुए है, इसे ही वायुमंडल कहते हैं। और जो वायुमंडल की सतह होती है, सतह से ऊंचाई जो होती है वो 7 से 8 मील की ऊंचाई पर स्थित होती है। अब वायुमंडल में जो विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं वो क्या कार्य करती हैं या वायु का संगठन क्या है, इसको जानते हैं। तो देखिए, अगर आपको श्वास लेना है, बिना सांस ले कोई व्यक्ति नहीं रह सकता है, क्योंकि जब तक हम श्वसन नहीं करेंगे हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारे शरीर के विभिन्न भागों को नहीं मिलेगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार जो वायु होती है वह व्यक्ति के जीवन से संबंधित होती है। आप 2 दिन पानी न पीजिए, आप रह सकते हैं, लेकिन आप 1 घंटा या आप 1 घंटा तो दूर की बात है, 15 मिनट भी बिना वायु के नहीं रह सकते हैं, दम घुटने की स्थिति आ जाती है। अब हम जानते हैं जो हमारा वायुमंडल है उसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं या कितनी मात्रा में पाई जाती हैं। तो सबसे पहला जो है वह है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो 20.95% पाया जाता है। नाइट्रोजन 78.08% पाया जाता है। ओजोन 0.02% पाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और हाइड्रोजन जो है वो 0.01% हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। और विभिन्न प्रकार के धूल के कण, वसा के, या कह सकते हैं मौसम के अनुसार ये शीत या ये सब चीजें भी पाई जाती है। अब आता है विभिन्न गैसों के गुण। जो गैस होती हैं वह किस प्रकार क्या कार्य करती हैं। तो सबसे पहला आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को प्राणदायिनी गैस भी कहा जाता है। और यह जो ऑक्सीजन गैस होती है, अगर यह ना रहे तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। साथ ही यह ज्वलनशील गैस भी है। अगर यह रंगहीन, स्वादहीन होती है और इसके कारण ही कोई वस्तु जलती है। अगर ये ना हो तो ज्वलन क्रिया जो है वह संपन्न नहीं हो पाएगी। फिर दूसरा है नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस से कम मत समझिएगा। जो नाइट्रोजन गैस होती है, अगर आपकी ऑक्सीजन गैस जीवनदायिनी गैस होती है तो आपकी जो, या फिर आप कह सकते हैं ऑक्सीजन गैस जो होती है वो जलने में सहयोग प्रदान करती है। नाइट्रोजन गैस ना खुद जलती है ना किसी को जलने देती है। और ये 78.02% के आसपास हमारे वायुमंडल में पाई भी जाती है। तो ये जो नाइट्रोजन गैस होती है, या तो यह ना तो खुद जलती है और न ही किसी चीज को जलने देती है। अगला आता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इसकी जो यूनिट है या कह सकते हैं इसका जो मात्रा है वह हमारे वायुमंडल में 0.03% है। यह क्या करती है, यह विशेषतः पेड़ पौधों से निकलती है रात के समय। और अगर कोई चीज जलती है, कोई चीज जलने से जो धुएं निकलते हैं उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और यह हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में अपना सहयोग प्रदान करती है। फिर अगला आता है ओजोन गैस। ओजोन गैस भी यह समुद्र तल के आसपास पाई जाती है। यह भारी गैस की श्रेणी में आती है। फिर आता है हाइड्रोजन। यह सबसे हल्की गैस होती है परंतु यह हानिकारक होती है। फिर आता है जलवाष्प। तो ठंडे स्थानों को वायु तथा सर्दी बरसात के मौसम में इसकी मात्रा समय मौसम के अनुसार इसकी मात्रा बदलती रहती है। धूल के कण, जैसा वायुमंडल, जैसा वातावरण होता है उस हिसाब से धूल के कण वायुमंडल में पाए जाते हैं। अब आता है वायु के क्या कार्य हैं। तो सबसे पहला है वायु का कार्य शरीर के तापमान का नियमन।
जो शरीर का तापमान है वह 98.4 फ़ारेनहाइट है। और इसकी अधिकता हो जाने पर भी फीवर होता है, इसकी कमी हो जाने पर भी समस्या होती है। तो यह जो हमारा वायु है, यह शरीर के ताप को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अगला है गैसों का आदान प्रदान। क्या ऑक्सीजन गैस को, जो हमारी वायु होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजन गैस को अवशोषित करती है शरीर में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ने का कार्य करती है। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं कि अशुद्ध वायु मतलब वायु में अशुद्धियां क्या क्या पाई जाती हैं। तो वायु में सबसे पहले अशुद्धि पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता, फिर दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर तीसरा जलवाष्प की अधिकता, फिर चौथा है धूल के कण रोग के जीवाणु। अब आता है अशुद्ध वायु के कारण। अब अशुद्ध वायु क्यों होती है, वायु हमारी क्यों अशुद्ध होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना पर्यावरण प्रदूषण, तो उसमें आपने वायु प्रदूषण भी पढ़ा होगा, हमारा वायु किस प्रकार प्रदूषित होता है। तो सबसे पहला आता है श्वसन क्रिया। सब व्यक्ति श्वसन क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन करता है तो ऐसी अवस्था में वायुमंडल में फैल के वायु को दूषित करने का कार्य करता है। दूसरा आता है जलने की क्रिया। किसी भी चीज को जलाने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। फिर आता है पदार्थ के सड़ने की क्रिया। अगर कोई चीज सड़ जाती है तो उसमें से भी तो बदबू आती है, और जो स्मेल आती है वो क्या होती है, वायु में ही तो फैलती है और स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालती है। फिर आता है रोग के रोगाणु। रोगाणु टाइफाइड, पीलिया, हैजा आदि बीमारियों के जो रोग के रोगाणु होते हैं वो वायु द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलते हैं। फिर आता है धुएं द्वार, जैसे कि चिमनियों से निकला हुआ धुआं, गाड़ियों से निकला हुआ धुआं, यह सब जिसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि हानिकारक गैस निकलते हैं, यह सब जो निकलते हैं वह वायु को प्रदूषित करने का कार्य करते हैं। अब अशुद्ध वायु के कारण व्यक्ति को क्या नुकसान होता है। तो सबसे पहला श्वास लेने में दिक्कत होती है, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण दम घुटना, चक्कर आना आदि समस्याएं होती हैं। धूल और वायु में जो धूल के कण होते हैं या ऊन के कण होते हैं, ऊन के रेशे होते हैं, या खांसी, टांसिल बढ़ाना, डिप्थीरिया, निमोनिया आदि बीमारी को उत्पन्न करता है। और जो अन्य विषैली गैसें होती हैं वह खांसी, निमोनिया, टीबी आदि बीमारियों को भी उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त जो अन्य गैसें होती हैं वो रक्तचाप को, या सर दर्द, रक्तचाप, सर दर्द, भूख न लगना आदि बीमारियों को उत्पन्न करती है। अब आता है वायु को शुद्ध करने के उपाय। तो वायु को शुद्ध करने के लिए एक तो प्रकृति ही वायु को शुद्ध करती है, और दूसरा कृत्रिम विधियों द्वारा। आपको पता है हर चीज की आजकल टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा बढ़ गई है। तो जो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है वो क्या करिए, वो वायु को भी प्योर करने का कार्य करे, जो हमारी एयर है उसको भी शुद्ध करने का कार्य कर रही है। और साथ ही साथ प्रकृति ने ऐसी संरचना तैयार कर दिया, ऐसा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है कि उसमें ऑटोमेटिक नेचुरल रूप से वायु शुद्ध होती है, और इसी के साथ साथ कृत्रिम रूप से भी वायु को शुद्ध करने का कार्य किया जाता है। तो इसके बारे में कल हम पढ़ेंगे। बाकी इन सबका नोट्स आप सब बना लीजिए।